बाबा, जो आज का टॉपिक है हमारा वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये है हमारा कार्ल मार्क्स का दिया हुआ एक सिद्धांत, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। अब अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, पहले तो हमें ये समझना है कि अधिशेष मूल्य होता क्या है और ये कहाँ से लिया गया है। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल से लिया है और ये डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ के श्रम सिद्धांत से प्रभावित है। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझाता हूं कि अधिशेष मूल्य होता क्या है और कार्ल मार्क्स उसे किस रूप में देखते हैं। तो देखो, अधिशेष मूल्य का मतलब क्या है? जो किसी वस्तु को बनाने में लगाई गई उत्पादन लागत है ना, और उसकी विक्रय लागत है, उसके बीच का अंतर, वो ही क्या है? अधिशेष मूल्य। अधिशेष मूल्य से मतलब कैसे समझेंगे? हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एग्जांपल से कैसे समझ रहे हैं हम? जैसे मार्कर है, मार्कर को बनाने में कितना पैसा लगा? मार्कर को बनाने में लगा, मान लो प्लास्टिक आया होगा 2 रुपए का, 4 रुपए का, है ना, 5 रुपया लगा टोटल। कितना लगा? 5 रुपया। लेकिन जो कंपनी का मालिक था वो इसे कितने में बेच दिया? 20 रुपए में, है ना। कितने में बेचा? 20 में। यानी जो 20 माइनस 5 कितना हो गया? 15। 15 रुपए क्या है? अधिशेष मूल्य है। अब कैसे कार्ल मार्क्स अधिशेष मूल्य को देखते हैं? कार्ल मार्क्स उस चीज को किस वे में देख रहे हैं वो चीज समझो। उनका मानना है कि जो अधिशेष मूल्य है इसके द्वारा शोषण कर रहे हैं हमारा कौन? पूंजीपति। यही अधिशेष मूल्य है जिसके कारण अमीर और गरीब होता जा रहा है। कैसे? अब समझो। जैसे कि मान लो मैं ये मार्कर का एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। 5 रुपए का टोटल प्लास्टिक लगा था इसे बनाने में। कितने का? 5 रुपए का। अब 15 रुपया मिला किसे? जो कंपनी का मालिक था, यानी जो इसे लगा, जो इस पर 5 रुपया खर्च किया, यानी जो इस पर कैपिटल लगाया, जो इस पर पूंजी लगाया। लेकिन अब जो इसे तैयार कर रहा है वो कौन है? एक श्रमिक। कौन है? श्रमिक, एक मजदूर, एक लेबर। तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो 15 रुपया बचा, अब देखो एक हिसाब समझो। अब अगर लेबर पे इस पे 5 रुपया लगाने के लिए होता, अगर लेबर पे होता इस पे 5 रुपया लगाने के लिए, तो बाकी 15 रुपया बचता वो किसका होता? लेबर का होता, है ना। यानी सारा मेहनत किसका था? मजदूर का। सारा मेहनत एक लेबर किया, लेकिन पैसा कौन ले गया? पूंजीपति, अमीर इंसान, है ना। उसने क्या किया? 5 रुपया कच्चा माल पे लगाया, है ना। मान लो 3 रुपया, या चलो मान लो एग्जांपल ले लो 5 रुपया ही उसने क्या दे दिया? मजदूरी दे दिया। एक श्रमिक को कितना मिला? 5 रुपया। और बाकी 5 और 5 कितना हो गया भाई? एक टोटल निर्माण लागत में इसकी बताऊं तो 10 रुपए हो गए, है ना। कितने हो गए? 10 रुपए। और उसने बेचा कितने का? 20 रुपए। 20 में से 10 गया, घटा लो कितना बचा? 10। तो ये जो 10 है यही क्या है? अधिशेष मूल्य है। तो अब देखो कैसे कार्ल मार्क्स देखते हैं इस चीज को। मजदूर है ना। मजदूर खुद से मूल्य पैदा नहीं कर सकता, मैंने अभी बताया। क्यों? क्योंकि उस पर रिसोर्सेस नहीं है, उस पे इस मार्कर के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए 5 रुपया नहीं है। इसीलिए वो किस पर डिपेंडेंट है? पूंजीपति पर। किस पर? पूंजीपति, जो इसका श्रम खरीद रहा है और इसका जो कच्चा माल था, डेट्स मीन प्लास्टिक, प्लास्टिक पर उस श्रम को लगा रहा है और उसके विनिमय मूल्य में क्या कर दे रहा है? वृद्धि कर दे रहा है। यानी इस प्लास्टिक पर पैसा लगाया और 5 रुपए के प्लास्टिक को कितने का बना दिया? 20 रुपए का। समझे बात को? यानी जो मूल्य अधिशेष है या अधिशेष मूल्य है उसका नॉर्मल सा मतलब इतना ही है जो एक पूंजीपति का प्रॉफिट है। अब क्या होता है? कार्ल मार्क्स कैसे बताते हैं कैसे ये अधिशेष मूल्य बढ़ता जा रहा है? अब एक एग्जांपल बताता हूं मैं। आप नॉर्मली किसी भी फैक्ट्री में वर्क करो, 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे काम करवा रहे हैं आजकल, है ना। लेकिन हमें कानूनी रूप से देखें तो 8 घंटे का काम होना चाहिए, है ना। यानी जो हमारी सैलरी भी तय होती है कितने घंटे के हिसाब से होती है? 8 घंटे के हिसाब से, है ना। कानूनन रूप से देखें तो हमारी सैलरी 8 घंटे के हिसाब से तय हो रही है। अगर हमसे 10 घंटे भी काम कराए जा रहे हैं ना, तो हमारा जो 2 घंटे का काम है वो क्या है? अवेतनिक है। अवेतनिक का मतलब समझते हो? अवेतनिक का मतलब है उसके बदले हमें कोई भी वेतन नहीं मिला। दैट्स मीन यहाँ पे जो शोषक वर्ग था
शोषक वर्ग का मतलब क्या है? पूंजीपति। उसने क्या किया, हमसे 2 घंटे अवैतनिक कार्य कराया, यानी बिना सैलरी के कार्य कराया, और हमारा क्या कर लिया? शोषण, जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा अधिशेष बढ़ेगा, यानी उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसका बढ़ता जाएगा, है ना। अब 2 घंटे तो छोड़ो, आज के टाइम पे रोजगार के लिए लोग इतना लड़ रहे हैं, इस हद तक रोजगार के लिए लड़ाई चल रही है। एक मजदूर आके कहता है ना कि साहब मैं 8 घंटे काम करूंगा, तो दूसरा आके कहता है कोई नहीं मैं 10 घंटे करूंगा। तीसरा आके कहता है पागल बना रहे हैं, मैं 12 घंटे करूंगा भाई। चौथा आके कह देता है इन सबको छोड़ो सर, मैं 14 घंटे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि रोजगार के लिए आपस में ही लोगों में एक होड़ मची हुई है। हम खुद अपना शोषण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, किसे? पूंजीपतियों को। तो कार्ल मार्क्स का यही मानना है कि सभी जितने भी दास हैं, यानी जितने भी सर्वेंट्स हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लेबर हैं, सबको क्या होना है? एक होना है, और एक होकर तय करना है कि हम पूंजीपतियों के नीचे दबेंगे नहीं और उन्हें अपना शोषण करने नहीं देंगे, जिससे कि अधिशेष मूल्य नहीं बढ़ेगा। देखो एक पूंजीपति है, पूंजीपति अपने अधिशेष मूल्य को बढ़ाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। नॉर्मल सी बात है, एक पूंजीपति कोई फैक्ट्री लगाता है, क्या सोच के लगाता है? ओनली ऑन प्रॉफिट। या समाज कल्याण करने के लिए थोड़ी ना बैठा वो, समझे बात को। उसका एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ और सिर्फ लाभ, और लाभ को कैसे अधिकतम किया जाए, है ना, वही उसका उद्देश्य है। तो यही चीज कार्ल मार्क्स ने अपने अधिशेष मूल्य के सिद्धांत में कही है कि अधिशेष मूल्य के द्वारा एक मजदूर का शोषण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पूंजीपति। सॉरी। यानी जो ये मार्कर बनाया गया, मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, मान लो 20 रुपए का बना, वो सॉरी 5 रुपए का वो लगा, तो 15 रुपया बचा। चलो मानता हूँ कि एक लेबर पे पैसा नहीं था लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट इसने किया, बड़ी कंपनी वाले ने किया, पूंजीपति ने किया, तो 15 में से यार वो सिर्फ 5 रुपए रखने चाहिए ना, 10 रुपए तो लेबर को दे, समझे। यानी ज्यादा हक किसका है? ज्यादा हक है मजदूरों का। पूरी दुनिया मजदूरों के बल पे चल रही है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी कार एक मजदूर बना रहा है ना। एक इंजीनियर होता है ना, वो सिर्फ राह दिखाता है कि हाँ जी इस दीवार को ऐसे बनाओ, बनाता कौन है? मजदूर। अब इंजीनियर को एक मैप बनाने के, एक छोटा सा कहते हैं ना स्ट्रक्चर बनाने के लाखों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन एक मजदूर पूरे पूरे दिन काम करता है, तब जाके उसे केवल और केवल 500 से 600 रुपए दिहाड़ी मिलती है। साफ पता लग रहा है यहाँ पे शोषण का रूप। यानी यहाँ से अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शोषण किस हद तक बढ़ चुका है और उसका राह क्या है। क्लियर? हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड ही है, और वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? तो वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स ने ना आर्थिक रूप से वर्गों को देखा, तो उन्होंने बताया दुनिया में 2 वर्ग है। कौन थे? एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। शोषक कौन? जो किसी का शोषण कर रहा है, और शोषित कौन? जिसका शोषण हो रहा है। तो समझो कैसे वर्ग सिद्धांत की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो पहली बात तो ये, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने ऑगस्टीन थॉर से लिया। किससे? अगस्टीन थॉर से। अब देखो वर्ग संघर्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ग और संघर्ष। वर्ग का मतलब क्या होता है? एक समूह, और संघर्ष का मतलब क्या होता है? असंतोष या तनाव। यानी वर्ग के बीच में, समूह के बीच में असंतोष, यानी लोगों का एक ग्रुप है और उसके बीच में कैसे असंतोष है या तनाव की स्थिति है, तो यही वर्ग संघर्ष का मतलब होता है। तो देखो वर्ग समूह क्या होता है? व्यक्तियों का एक समूह, यानी व्यक्तियों का एक ग्रुप जिसमें जो उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है ना। मैंने बताया कि जो कार्ल मार्क्स है वो वर्ग को ओनली ऑन आर्थिक रूप से देख रहे हैं, यानी उत्पादन के रूप में देख रहे हैं। तो व्यक्तियों का वो समूह जो उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है ना, और उसके हित एक समान हो। तो उस आधार पर जब उन्होंने देखा तो 2 वर्ग सामने आए, एक पूंजीपति, एक मजदूर। देखो पूंजीपति होते हैं, सभी पूंजीपतियों के हित एक समान है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। मजदूर होते हैं, सभी मजदूरों के हित एक समान है, क्या? काम करना है, खाना पीना खाना है, रोटी रोजी कमानी है ना, रोजी रोटी कमानी है, और क्या कर सकते हैं बेचारे, समझ गए। तो दोनों के हित एक समान यहाँ पर हमें नजर आते हैं। अब देखो संघर्ष का स्वरूप जो सॉरी, जो संघर्ष का स्वरूप देखा गया वो हम उनके अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी घोषणा पत्र,
किसमें देखा गया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सबसे पहले इन्होंने एक वर्ग संघर्ष की बात की। अब देखो वर्ग संघर्ष कैसे हुआ, पहले एक चीज समझो यहाँ पर कि उत्पादन के साधनों के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा, बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ कौन? देखो मैंने बताया कि हमेशा दो ही वर्ग बने हैं। बुर्जुआ वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधन है, संसाधनों का मालिक। कौन है? संसाधनों का मालिक। और सर्वहारा कौन है? जिसपे संसाधन नहीं है लेकिन संसाधनों को पूरे तरीके से इस्तेमाल सर्वहारा वर्ग ही करना जानता है। सर्वहारा देखो, सर्व मतलब हर एक जगह से हारा हुआ इंसान, बेचारा मजदूर इंसान है ना। तो इन्होंने दो वर्ग बता दिए। अब उन्होंने वर्ग संघर्ष क्यों बोला? यानी एक चीज बोली है, सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें एक चीज बोली है कि सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, तो समझो उनकी इस बात को। देखो सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं आदिम युग की। आदिम युग क्या था? पुराना समय है ना। और आदिम युग में क्या होता था कि सब एक बराबर होते थे, सब इक्वल होते थे, है ना किसी पे कुछ ज्यादा है ना किसी पे कुछ कम है। इंसान जंगल में रह रहा है, उसका मन करेगा तो कुछ शिकार करके खाएगा, मन कर रहा है तो कंदमूल खाएगा, है ना, मन कर रहा है तो वो हरी सब्जियां खाएगा, और मन कर रहा है तो वो किसी जानवर को खाएगा, है ना। यानी जितना उसे जरूरत है वो उतना कलेक्ट करेगा और खाना पीना खा के अपना मस्त है। उसे कोई उस चीज को इकट्ठा करके रखना नहीं है। लेकिन अब उसके बाद शुरुआत होती है किसकी? दास युग की। दास युग में क्या हुआ? एक ऐसा वर्ग सामने आया जो एक वर्ग को क्या बनाने लगा? दास बनाने लगा। यानी याद है मालिक और दास सामने आ गए। कौन? मालिक और दास। मालिक कौन है? शोषण करता। दास कौन है? शोषित, है ना। दास का क्या होने लगा? शोषण। फिर ऐसा ही एक सामंतवादी युग आया, इसमें भी दो वर्ग सामने आ गए, किसान और जमींदार। जमींदार कौन है? शोषण करता। और किसान कौन है? शोषित वर्ग, है ना। फिर उससे अगला स्टेप जो आ गया वो पूंजीवादी युग आ गया। पूंजीवादी युग में भी दो आ गए, मजदूर और पूंजीपति। मजदूर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सर्वहारा वर्ग यूज किया उसके लिए, और पूंजीपति के लिए बुर्जुआ वर्ग, है ना। तो अब वो बताते हैं कि ये जो पड़ाव है ना, ये अंतिम पड़ाव है, शोषण का अंतिम पड़ाव है। क्या? पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग के बाद हम एक ऐसा युग स्थापित करेंगे जो समाजवाद से प्रेरित होगा, है ना। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पूंजीवाद के अंत की भी बात कही है उन्होंने, है ना। लेकिन इससे पहले समझो कि पूंजीवादी युग में क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि पूंजीवादी युग एक ऐसा युग होगा जिसपे जो शोषण होगा ना वो अपनी पीक पे होगा। यानी ऐसा टाइम होगा जब सबसे ज्यादा शोषण मजदूरों का हो रहा होगा। आज के टाइम पे शोषण सबसे ज्यादा है ना। किस रूप में वो भी समझाया है। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे एक मालिक है ना, मालिक क्या करवाता है? किसी से काम करवाया, कितने रुपए का? 100 रुपए का। उसे देता कितना? सिर्फ 10 रुपया। 90 रुपए का किस में गया? मालिक की जेब में। मैंने ये पिछले टॉपिक जो हमारा अधिशेष का सिद्धांत था उसमें भी समझाया था, है ना। तो ये पूंजीवादी युग अब कैसे अंत होगा और कैसे समाजवादी युग की स्थापना होगी वो भी कार्ल मार्क्स ने डिटेल में समझाया है। तो समझो इस चीज को। तो अब समझो कैसे मार्क्स बताते हैं कि पूंजीवादी मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था का अंत उसमें ही निहित है कहीं ना कहीं। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में ही उसके अंत के कारण निहित है। आप समझो कैसे पूंजीवादी व्यवस्था ही उसके अंत का कारण बनेगी। समझो कि देखो सबसे पहले क्या होगा? उद्योग लगेंगे। क्या लगेंगे? उद्योग। उद्योग लगने से क्या होगा भाई? दो वर्ग सामने आ जाएंगे, पूंजीपति और मजदूर। पूंजीपति कौन? उद्योग का मालिक। और मजदूर कौन? जो उसमें काम कर रहे हैं, लेबर, है ना। फिर अब धीरे धीरे क्या होगा? टाइम बढ़ेगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगेगी, कंपटीशन बढ़ने लगेगा। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो मालिक को मजा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका लाभ बढ़ने लगेगा। अब लाभ बढ़ने लगेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा शोषण करेगा। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया जिसमें मैं आपको अधिशेष समझा रहा था, है ना। तो अधिशेष वाली वीडियो में मैंने जब आपको बताया, अधिशेष के सिद्धांत वाली वीडियो में, कि कैसे टाइम को बढ़ा देता है एक मालिक अपने अधिशेष को बढ़ाने के लिए, है ना। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। तो समझो कि अत्यधिक शोषण होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ज्यादा बड़े उद्योग लगने लगेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उद्योगों का साइज बढ़ जाएगा। अब उद्योगों का साइज बढ़ जाएगा तो हर किसी के बस की उतने बड़े उद्योग लगाना नहीं रहेगा।
तो पूंजीपतियों की संख्या कम रह जाएगी और मजदूरों की संख्या ज्यादा, और इससे और भी अधिक शोषण होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो पूंजीपति कम रह गए, मजदूर ज्यादा हो गए। अब मजदूर ज्यादा हो गए तो वो बेचारे काम के लिए परेशान है, काम के लिए तरस रहे हैं ना। कोई मजदूर सस्ते में 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, यहाँ तक कि 14 घंटे काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब जितना ज्यादा काम करेगा बेचारे का उतना ज्यादा शोषण होगा। फिर नेक्स्ट चीज है कि जब पूंजीपति को मजा आने लगेगा ना व्यापार करने में, तो वो दूसरे देशों से भी व्यापार शुरू करेगा। अब जब वो दूसरे देशों से व्यापार शुरू करेगा तो शोषण अपने चरम पर पहुंच जाएगा। यानी शोषण उस रास्ते पर पहुंच जाएगा, उस पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा कि मजदूरों के मन में एक चेतना जाग जाएगी। मजदूर समझ जाएंगे कि हमारा शोषण बहुत बुरे तरीके से हो रहा है, और मजदूर उससे एंड में परेशान हो जाएंगे और एक क्रांति कर देंगे, है ना। उन्होंने कार्ल मार्क्स ने लिखा भी है क्या कि मजदूरों के लिए लिखी है, कोटेशन लिखी है कि मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्रांति करो, है ना। क्रांति करो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर जीत गए तो पूरा जहां पालोगे। यानी अगर पूंजीपतियों से जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी वो हो जाएगी जहां पे तुम राज करना शुरू करोगे, है ना। तो वो कहते हैं कि एक क्रांति होगी और उस क्रांति के बाद हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जो पूर्ण रूप से समाजवाद पर आधारित होगी, है ना। और उसमें कोई सरकार नहीं होगी, कोई राज्य नहीं होगा और कोई वर्ग नहीं होगा। देखो वर्ग संघर्ष का उद्देश्य यहाँ लिखा है। पहला उद्देश्य क्या है? राज्य विहीन समाज। राज्य विहीन समाज का मतलब क्या है कि समाज में गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कार्ल मार्क्स थे ना, वो गवर्नमेंट को, राज्य को, सरकार को क्या मानते हैं? वो सरकार को एक हथियार मानते हैं। किसका? पूंजीपतियों का। यानी उनका मानना है कि राज्य केवल और केवल, सरकार केवल और केवल एक वर्ग की नुमाइंदगी करती है, और वो वर्ग कौन सा है? पूंजीपति। वो गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देती। इसलिए हमें एक ऐसा समाज कायम करना है जिसमें सरकार नाम की कोई चीज ना हो, हर एक पे अपने अधिकार हो। ओके। और सेकंड चीज वो बोलते हैं वर्ग विहीन समाज। यानी समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। यानी वो एक, अभी मैंने बताया था, आदिम समाज चाहते हैं, जैसा आदिम समाज था। यानी व्यक्ति को जितना चाहिए उतना व्यक्ति पाले, है ना। जितनी उसकी नीड है उतना वो ले ले, एक्स्ट्रा उसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? तो वो कोई वर्ग नहीं चाहते। उनका मानना है कि कोई अमीर नहीं होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। अब समझो कि, अब देखो, एक उनका वर्ग संघर्ष काफी अच्छा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कई बड़े फिलोसोफर्स ने क्रिटिक भी किया है। अब वो क्रिटिक किस आधार पर किया है वो समझो, आलोचना किस आधार पर की है। तो देखो, केवल दो वर्ग। केवल दो वर्ग का मतलब क्या है कि जो कार्ल मार्क्स थे ना, उन्होंने केवल दो वर्गों को दिए, स्थान दिया। कौन था? एक अमीर, एक गरीब। अरे जो सबसे मेन वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यानी मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन्हें तो कार्ल मार्क्स भूल ही गए। उनका कोई स्थान ही नहीं दिया उन्होंने वर्ग संघर्ष में, है ना। एक बुद्धिजीवी वर्ग भी तो है बीच में, एक मध्यम वर्गीय वर्ग भी तो है। ठीक है, तो उन्होंने केवल और केवल दो वर्गों को बताकर बात खत्म कर दी। सेकंड क्रिटिक, इन्होंने ओनली आर्थिक आधार को देखा। अरे यार, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर भी तो समूह बनते हैं, केवल और केवल आर्थिक आधार पर समूह थोड़ी होते हैं। उस चीज को भी उन्होंने अनदेखा किया या उसकी भी अवहेलना की। यानी केवल उनका मानना था कि समूह आर्थिक आधार पर बनते हैं, केवल और केवल समूह उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर बनते हैं, और वो सिर्फ दो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पहली बात तो, अगर आर्थिक आधार पर भी वर्गों की बात करें तो तीन वर्ग बन रहे हैं। मध्यम वर्गीय को तो उन्होंने बिल्कुल ही साइड कर दिया, भूल गए मध्यम वर्गीय वर्ग भी है कोई। और सेकंड चीज ये क्लियर। थर्ड पॉइंट है भाई, राज्य केवल अमीरों के लिए। तो ऐसा नहीं है, राज्य कई कल्याणकारी योजनाएं भी बनाते हैं जो गरीबों के पक्ष में होती है ना। तो राज्य केवल और केवल, यानी सरकार केवल और केवल अमीरों के लिए काम नहीं करती। ये भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में गलत साबित हो गया। अगली चीज है मजदूरों की एकता पॉसिबल नहीं। ये देखो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिस क्रांति की बात करते हैं ना, वो कार्ल मार्क्स किस चीज की बात कर रहे हैं? कार्ल मार्क्स बात करेंगे मजदूर इकट्ठे होंगे और क्रांति करेंगे, लेकिन पूरे विश्व के मजदूरों का इकट्ठा हो पाना लगभग नामुमकिन है। तो इस बेस को, इस चीज को भी आधार बनाकर उन्हें क्रिटिक किया गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक चीज समझो यार, जो भी आज तक क्रांति हुई है जीवन में, सब क्रांतियां बुद्धिजीवी वर्ग यानी मध्यम वर्गीय वर्ग ने की है। गरीब वर्ग ने कभी कोई क्रांति की ही नहीं। जिस क्रांति की बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स,
ऐसी कोई क्रांति आज तक लाइफ में कोई भी क्रांति जो देखी हो गरीब वर्ग ने की हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना, क्योंकि आज तक मैंने लाइफ में ये चीज देखी है। अब क्या होता है, एक सिचुएशन समझो, जो अमीर है वो तो अमीर है ही है, उस पर बहुत पैसा है। जो गरीब है वो कहता है यार मैं तो गरीब हुई, वो तो मांग के भी खा लेता है ना। लेकिन क्रांति कौन करता है? बेचारा जो बीच में फंसा हुआ है, हम जैसा मध्यम वर्गीय इंसान, हम बीच में फंसे हुए हैं, ना हम गरीब की तरह मांग के खा सकते हैं, ना अमीर की तरह अपने शौक पूरे कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिखावा हमें भी करना है ना। तो कोई भी क्रांति होती है वो ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा ही की गई है। आपको उम्मीद करता हूँ ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पूरा समझ आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें।